हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास अगेन चैप्टर नंबर सेकंड ही है हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज वाला, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस एक कॉन्फ़िगरेशन में लेकर के आते हैं, किसी जगह पर आप रख देते हैं, तो उन चार्जेस का कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा। मतलब उन चार्जेस को उस सिस्टम में लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया होगा। हाँ, वो वर्क डन अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में अपन एग्जांपल नंबर 2.4 डिस्कस करेंगे जो इस पॉइंट के ऊपर रिलेटेड है। फिर पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उसे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, इसका इस पैटर्न के ऊपर एक एग्जांपल है 2.5। अगर वीडियो लंबा ना हुआ, विद इन 1 आवर कंप्लीट होने वाला होगा, तो इसका एग्जांपल 2.5 भी आज डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में उसे हम अलग से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ। आप सभी ने इसके फर्स्ट वीडियो को अगर देखा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस किया है। अरे ऐसा ही है। क्या था उसमें? हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है। क्या है बच्चों? सोर्स चार्ज। और इस सोर्स चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पॉइंट पी जो कि आर डिस्टेंस के ऊपर है ना। तो हमने क्या किया था? हमने बोला था कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेकर के आओ। वापस से कौन से चार्ज को? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसकी वैल्यू 1 हो। ठीक है, ऐसे चार्ज को इनफाइनाइट से अगर इस पॉइंट तक लेकर के आओगे, तो फिर जितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। वो वर्क डन ही इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो जब भी अपन पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो जिस चार्ज को अपन लेकर के आते हैं उसका मैग्नीट्यूड सिंगल होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही बात है जब भी पोटेंशियल की बात करें। और आर डिस्टेंस में पोटेंशियल वैसे कितना होगा आप सभी को पता है? के क्यू डिवाइडेड बाय आर होता है। अरे यही होता है। हाँ, चलिए पी पॉइंट पे पोटेंशियल आया के क्यू डिवाइडेड बाय आर, जो अपन ने पूरा अच्छा खासा डेरिवेशन किया है ना। अब ये जो पोटेंशियल है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में है, एक कूलाम चार्ज को लाने में है। कुल मिलाकर के ऐसी तो बात है कि एक सिंगल कूलाम चार्ज को लाने में जितना वर्क डन हुआ, अगर कोई बोले कि 5 कूलाम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करोगे, या 10 कूलाम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करोगे, तो हमने बोला 1 कूलाम चार्ज को लाने में वर्क डन, दैट इज वीपी। ठीक है, तो 5 कूलाम चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा? 5 को मल्टीप्लाई करूंगा वीपी से। हाँ, 10 कूलम चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा उस पॉइंट के पोटेंशियल से। यही तो है। ये जो आप वर्क डन कर रहे हैं किसी भी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में, है ना, ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं, यही वर्क डन क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज है। उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यूनिट पॉजिटिव को हटा दो और उसकी जगह कोई भी चार्ज ले लो, चाहे उसका वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी सिस्टम में लाने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी होता है। इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? 11th में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है उस चार्ज की पोजीशन के ऊपर, कि वो चार्ज कौन सी पोजीशन में है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं चार्जेस की ही बात करूं, तो मैं बोलूंगा कि उन चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं, उनकी लोकेशन चेंज कर दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आप इनफाइनाइट से चार्ज को लेकर के आ रहे, दुनिया में आप कोई भी पाथ चूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनफाइनाइट से ऐसे घुमा करके यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, यूं 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 करके लेकर के आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी अगर आपने फाइनल पॉइंट को चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर मैं फाइनल पॉइंट को उठा करके यहाँ ले आऊं,
ठीक है, फाइनल पॉइंट ही मैं चेंज कर दूं कि भैया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो भैया आपका पॉइंट चेंज हो गया ना, पॉइंट चेंज हो गया, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूं बच्चों, जिस तरीके से पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी कि इनफाइनाइट से आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हो लाने में, नहीं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी भैया, कौन सी लोकेशन पे रख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये बात ध्यान रखना, मतलब चार्जेस का पोजीशन क्या है उस पोजीशन पे डिपेंड करेगी कौन, पोटेंशियल एनर्जी। और वैसे भी आपने अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हम यही बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के कारण उसके पास में जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ही पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अरे यही तो है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही पोजीशन से है। अगर पोजीशन चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, ये बात तो हाँ, ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर ना, तो काम करना चालू करें इस पॉइंट के ऊपर, अच्छे से लिखना चालू करें इसके लिए। तो मेरे हिसाब से बेसिक चीज आपको पता चल गई होगी कि मैं चार्ज को, जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं, लेट्स सपोज करो मैं क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहा था, तो मैंने लिखा क्यू नॉट, ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करो, जिस पॉइंट पे आप लेकर के आ रहे हो उस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो चार्ज इनटू पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, यही पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों, यही पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अलावा और कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, है ना। यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला को हम बार बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता चला पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का, यही वर्क डन था और यही पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, डन। चलिए, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस, और सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन दे देता हूं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी आपको। ओके, तो टॉपिक दिखाई दे रहा है, हाँ, तो काम करना चालू करते हैं, हम लिख सकते हैं द वर्क डन, the work done in moving the charges from infinite to the system, है ना, सिस्टम में उन चार्जेस को लाने में जो वर्क डन है is known as potential energy of the system of charges, system of charges। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, उन चार्जेस को इनफाइनाइट से सिस्टम में लाने में जितना वर्क डन कर रहे हो ना बच्चों, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जितना वर्क डन हो रहा है, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। किसका पोटेंशियल एनर्जी, उन चार्जेस का, वो चार्जेस जो सिस्टम बना रहे हैं ना, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, क्या भैया, ये पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। the potential energy of system of charges do not depend on, sorry, does not आएगा, does not depend on the path but depends on configuration और पोजीशन में लिख सकता हूं,
position of charges in system. उस सिस्टम में उन चार्जेस का पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर टू चार्ज सिस्टम की बात करता हूं, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चार्ज है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा सबसे पहला पॉइंट, मैं इसे केस 1 डाल दूं क्या बच्चों? केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, और ये केस 1 किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? तो हमने बोला टू चार्ज सिस्टम, टू चार्जेस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चार्ज है, इससे ज्यादा चार्जेस नहीं है। एक चार्ज Q1 मान लीजिए और दूसरा चार्ज Q2 मान लीजिए। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि Q1 चार्ज पहले से सिस्टम में मान लो। ठीक है, और आप Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से सिस्टम में लेकर के आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, और इन दोनों के मिड में जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप r लिख सकते हैं, r12 लिख सकते हैं, ry लिख सकते हैं, या पूरे डिस्टेंस को x लिख सकते हैं, जो आपके मन में है वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी कितना लिख रहा हूं? r लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, हम बोल रहे हैं Q1 चार्ज पहले से सिस्टम में है और आप इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं Q2 चार्ज को। ठीक है, तो इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा वही वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो मैं इसको वापस से रीडिफाइन कर देता हूं, तो वर्क डन, द वर्क डन इन bringing charge Q2 into the system from infinite will be the potential energy, will be the potential energy of the system made by both the charges. उन दोनों चार्जेस से बने हुए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अब Q2 को लेकर के आ रहा है ना सिस्टम में, उस पर्टिकुलर लाने में जो वर्क डन किया है वही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आप इसे ऐसा भी कर सकते थे बच्चों, Q2 को फिक्स मान लो कि Q2 पहले से सिस्टम में था, Q1 को लेकर के आ रहे हो। ठीक है, तो Q1 को लेकर के आने में जितना वर्क डन होगा वही वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको और कैसे लिख सकते थे? दोनों ही चार्जेस को इनफाइनाइट से लाने में जितना वर्क डन होगा वही वर्क डन इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, Q1 और Q2 को इनफाइनाइट से इस सिस्टम में लाने में जितना वर्क डन होगा वो भी सिस्टम का क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, ये बात तो जैसे भी आप चाहें इसे वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका समझ में आया कि आप इसे कैसा लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, पता चला? चलिए, वैसे ये कभी आएगा नहीं कि राइट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देगा भाई, 12th के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, स्टेट बोर्ड के अंदर आ सकता है, सीबीएसई में नहीं आएगा, स्टेट बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो ये पता चला। अब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा वो समझिए। इसका फॉर्मूला देखिए कि इसको फॉर्मेट कैसे किया जाएगा। ये तो हुआ। चलिए, मैं इसको वापस से इनिशियल ऑर्डर में ही डाल देता हूं। जो अपन ने माना था, इस वाले चार्ज को अपन ने Q1 माना था और इस वाले चार्ज को अपन ने Q2 माना था। ठीक है, चलिए काम कर लेते हैं। तो ये क्या होगा भैया, समझिएगा। तो हमने बोला पोटेंशियल एट पॉइंट P, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है। हमने लिखा पोटेंशियल at point P due to चार्ज Q1 के कारण यहां पर कितना पोटेंशियल है भैया आपको पता होना चाहिए। Vp कितना?
के चार्ज था Q1, कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये पॉइंट, Q1 चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये क्यों लिखा अपन ने, हम ये बता रहे हैं कि सिंगल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को लाने में इतना वर्क डन है, तो Q2 चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा। सो द वर्क डन in bringing charge Q2 at point P, क्या होगा भैया, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हमने लिखा वर्क डन W is equals to जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो दैट इज Q2, इसको आप मूव कर रहे थे और जिस पॉइंट पर लेकर के आ रहे हो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल है Vp। हाँ चलिए, तो Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे Vp से, तो ये Q2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा बच्चों, K Q1 Q2 divided by R, and this work done is potential energy of system, this work done is potential energy of system। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इससे तो आप क्या बना लो, स्टार बना लो, जितने भी स्टार बना सकते हो उतने स्टार बना लो, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, एक छोटा न्यूमेरिकल इसके ऊपर बन सकता है। अच्छा फॉर्मूला है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखो समझिए, आपका कूलम्ब्स लॉ क्या था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ फोर्स का फॉर्मूला था, है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R नहीं था, R स्क्वायर। और अगर नीचे से सिंगल R आ रहा है तो इसका मतलब है वो फोर्स नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों। ठीक है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पता चला टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। अरे डन हुआ, फॉर्मूला पता चला कि कितना होता है बच्चों। ओके, ये क्लियर है ना। चलिए, दैट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो रहा है Q1 और Q2 का, तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। अगर इसका प्रोडक्ट प्लस का है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस की, अगर ये प्रोडक्ट ही माइनस का है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस की। अब ये प्रोडक्ट कब प्लस का कब माइनस का, सोचिए प्लस का कब हो सकता है, प्लस का जब हो सकता है जब Q1 भी प्लस का और Q2 भी प्लस का, दो प्लस मिलकर के, दो प्लस जब मल्टीप्लाई वो करते हैं तो अगेन क्वांटिटी प्लस की आती है। ठीक है, अगर Q1 नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, ठीक है, तो एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वापस से प्लस की आएगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक चार्ज प्लस का है और एक चार्ज माइनस का है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी माइनस की आएगी, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो फिर माइनस आता है। ठीक है, तो जब दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो, सेम हो, एक प्लस का है तो दूसरा भी प्लस, एक माइनस का है तो दूसरा भी माइनस, जब सेम नेचर के चार्जेस होते हैं ना तो सेम नेचर के चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, लेकिन अपोजिट नेचर के चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। दिमाग में रहेगा। चलिए, एग्जांपल नेगेटिव एनर्जी का कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कौन से सिस्टम के लिए हो सकती है, कोई आइडिया। वैसे आपके पास में आइडिया होना चाहिए बच्चों, 11th में आपने एटम पढ़ा है। एटम में देखो क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बताओ ऐसा होता है नहीं होता है, ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलने वाला ये जो सिस्टम है जिसमें न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक चार्ज प्लस का है एक चार्ज माइनस का है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ बच्चों, प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्या होगा रे बताओ। मेरे हिसाब से पता चल गया होगा, नेगेटिव का होगा। डन है ये बात तो, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो सिस्टम है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता है। और ये अपन पढ़ेंगे भी, चैप्टर है आपका हमारे पास में एटम,
वहां पर अपन कैलकुलेट भी करेंगे, और टॉपिक है सिलेबस के अंदर तो उसे कैलकुलेट करना भी पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो पता चला, हाँ मैं इस चीज को लिख देता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो कि इसका छोटा सा डेरिवेशन क्या है। डन। अब इस लाइन को लिख लीजिएगा, क्या भैया, लाइन क्या है हमारे पास में, एफ, या फिर आप लिख सकते हैं स्टार लगा के लिख लीजिएगा, फॉर सेम नेचर ऑफ चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस। सेम नेचर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ, एक प्लस का तो दूसरा भी प्लस का, या फिर एक माइनस का तो दूसरा भी चार्ज माइनस का, इस तरीके का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, क्या होती है एनर्जी की यूनिट, और वही पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होगी। और फॉर अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, ऐसे चार्जेस जिसका नेचर क्या हो, अपोजिट हो, है ना। जैसे एक प्लस का हो तो दूसरा क्या हो, माइनस का हो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, ठीक है। उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, माइनस की होगी। डन। ये कौन से चार्जेस के लिए बच्चों, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चार्ज थे। अब अपन डिस्कस करेंगे कि अगर 3 चार्ज आ जाए सिस्टम में, कितने, 3 चार्ज हो, इफ देयर आर 3 चार्जेस इन सिस्टम, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा 3 चार्जेस सिस्टम, है ना, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो केस सेकंड, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, या फिर सिस्टम ऑफ n चार्जेस भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस चीज को अच्छे से समझिए, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस तो एग्जाम में पूछ भी लेता है, डेराइव भी करवा लेता है, इसलिए अपन इसको पूरा एक डेरिवेशन के तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, और वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, है ना। एक्सटर्नल सोर्स जितना वर्क डन करेगा चार्जेस को लाने में, वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो फाइनल जो टोटल वर्क डन होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस लिख देता हूं, केस सेकंड और केस सेकंड क्या है, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई, डेफिनेशन क्या बनेगी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 चार्जेस इनटू द सिस्टम फ्रॉम इनफाइनाइट विल बी टर्म एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। ये बात समझ में आई ना, द वर्क डन इन मूविंग 3 चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम will be potential energy of that system। उम्मीद करता हूं ये लाइन आप ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, लिख लोगे, हाँ। चलिए अब काम करना चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसमें स्टेप्स को डाल लेते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 में हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इनिशियली हर एक चार्ज जो है वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। कितना डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट पर। अब समझिएगा इनफाइनाइट बोलने का मतलब क्या हुआ, ये चार्ज Q1 मान लो, ये चार्ज Q2 मान लो, और इस चार्ज को मैं एक बार के लिए Q3 लिख रहा हूं, और बोल रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है ना, दैट डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी इनफाइनाइट है, और ये डिस्टेंस भी, ये एक दूसरे से इनफाइनाइट पर है, एक दूसरे से ही इनफाइनाइट पर है। उसका फायदा समझिए, उसका फायदा क्या होगा, मैं अगर ऐसा बोलूं तो मैं Q1 के कारण अगर यहां पर, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखता हूं, Q1 के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कितना, KQ डिवाइडेड बाय R। के ऐसा का ऐसा, चार्ज Q1 था, R का वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता नहीं होता, 0, पोटेंशियल 0, और पोटेंशियल 0 है तो इस चार्ज के कारण
इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल ही जीरो है। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको ये भी बोला था कि इनफाइनाइट में पोटेंशियल हमेशा जीरो माना जाता है। रीजन समझ में आया भैया? डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, तो इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कि हर एक चार्ज जो है एक दूसरे से इनफाइनाइट पे है, तो ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब कोई वर्क करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बात समझ में आई क्या? ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ना वो एक दूसरे को रिपेल कर पा रहे हैं, पोटेंशियल एक दूसरे के हिसाब से जीरो बैठ रहा है, तो कोई काम हो नहीं रहा है ना, कुछ ऐसा सीन चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में ना तो कोई चार्ज अट्रैक्ट कर पाएगा, ना ही कोई चार्ज रिपेल कर पाएगा, और ना अट्रैक्ट कर पा रहा है, रिपेल कर पा रहा है, तो फिर दिक्कत, फिर तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी इनिशियली। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो हमने बोला लेट initially all the charges are at infinite distance from each other। ये पता चल गया, शुरुआत में एक दूसरे से इनफाइनाइट लिया है, रीजन पता चला ना कि क्यों लिया था। ठीक है, are at infinite distance from each other, so work done in bringing charge q1 from infinite to any point in system will be जीरो, है ना। अब सोचिए अगर सारे चार्जेस एक दूसरे से क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर पा रहे। तो अब जो पहला चार्ज सिस्टम में लेकर के आएंगे, सिस्टम में पहले से कोई चार्ज है नहीं, पहली बात तो ये समझिए, सिस्टम में कोई चार्ज है नहीं, ये चार्जेस बेचारे एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, तो सिस्टम से भी एक बार के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो मैं जब पहले चार्ज को सिस्टम में लेकर के आ रहा था ना, तो इस चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लाने में वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि भैया इस चार्ज को ना तो कोई अट्रैक्ट कर पा रहा है, ना ही कोई रिपेल कर पा रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगा पा रहा है, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी पे कितना बैठ रहा है, जीरो बैठ रहा है। मैं जब बोल रहा हूं ना कि इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगा पा रहा और उससे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रही है, तो उसका रीजन मैं ये भी दे सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर। ये शायद 11th का कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ये भी फार्मूला होता है, एफ डॉट डी आर भी फार्मूला होता है, और अगर ये फार्मूला है और उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इफ फोर्स एफ इज जीरो देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना, पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है ना। क्लियर हुआ? Q1 चार्ज लेकिन सिस्टम में आ गया, लेकिन Q1 चार्ज सिस्टम में आ चुका है, अब आपके सिस्टम में चार्ज है, पहले कोई चार्ज नहीं था, अब सिस्टम में चार्ज है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं वो समझिए, इनफाइनाइट से चार्ज Q1 को सिस्टम में लेकर के आ चुके हैं, अब हमारा सिस्टम ब्लैंक नहीं रहा, अब चार्ज है भैया। ठीक है, चलिए ये हो चुका है, अब Q1 आ चुका है ना, Q1 आ चुका है, अब Q2 को लेकर के आ रहे हैं इनफाइनाइट से। ठीक है, चलिए, और ये वाला पॉइंट अपन ये मान लेते हैं ए पॉइंट पे लेकर के आए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या भाई? वर्क डन in bringing charge Q2 from infinite to point B
ऑफ सिस्टम। ठीक है, कोई पॉइंट बी तक लेकर के आ रहा है, उस पॉइंट बी को मैं डिफाइन करवा रहा हूं, समझिएगा। Q1 आ चुका है कौन सी लोकेशन पर, ए लोकेशन पे। अब आप क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हो, कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। और इन दोनों के मिड का डिस्टेंस कितना है, हमने डिफाइन किया 1 और 2 के मिड का डिस्टेंस है R12। तो Q2 चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा, QV। थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये वर्क डन कितना होगा, तो हमने बोला वर्क डन। वर्क डन कैसे भैया, तो हमने बोला कौन से चार्ज को मूव कर रहे थे, Q2 चार्ज को मूव कर रहे थे। कौन से पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो, बी पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो। तो बी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए। बी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन बनाएगा, अरे यही तो पहले से था, इसके कारण ही तो यहाँ पे पोटेंशियल देखोगे आप। ठीक है, चलिए, तो ये वर्क डन होगा एंड दैट वर्क डन इज W2। ठीक है, Q2 चार्ज ऐसा का ऐसा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल वो भी Q1 के कारण कितना होगा, K Q1 डिवाइडेड बाय R12। बताओ कितना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, यही तो था, बहुत सिंपल है। एंड दैट इक्वेशन इज सेकंड। पता चला पहले चार्ज को लाने में कोई काम नहीं किया, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज था ही नहीं सिस्टम में। अब दो चार्ज हो गए हैं और ये चार्ज इसको रिपेल कर सकता है बच्चों, और अगर रिपेल कर रहा है तो यहां तक लाने में सोर्स को काम करना ही पड़ेगा, है ना। ये बात ध्यान में रखना, ये चार्ज तो इसको यूं रिपेल कर रहा है और आप सिस्टम में घुसा रहे हो, इसको वर्क तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्टेप सेकंड, सॉरी स्टेप थर्ड आएगा। अब क्या होगा, अब तीसरे चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, और सी पॉइंट पे लेकर के आ जाएंगे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 इनटू सिस्टम, इनटू सिस्टम। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना बच्चों, क्या भैया, दो चार्ज पहले से है सिस्टम में, ए और बी लोकेशन के ऊपर, है ना। ये चार्ज Q1 था और ये चार्ज Q2 था, और आप इनफाइनाइट से एक तीसरे चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट से तो लेकर के आ रहे हैं इस पॉइंट सी तक। तो इस चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा, तो आंसर है जिस चार्ज को आप लेकर के आ रहे हो वो, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन बनाएगा, तो आंसर है सी पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 भी बनाएगा और सी पॉइंट पे पोटेंशियल Q2 भी बनाएगा, है ना। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो दो चार्जेस के कारण होगा, ये बात ध्यान में रखना। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, हमने बोला दैट विल बी W3, और W3 क्या होगा, जिस चार्ज को मूव किया वो तो Q3 है, और जिस पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो, पॉइंट था C, उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। ठीक है, अब चलो Vc कितना होगा, ये आप सभी को पता होगा। पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका यही है, जितने भी चार्जेस हैं उनके कारण पोटेंशियल का ऐड कर दो। तो Q1 के कारण जितना पोटेंशियल होगा, अब पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए देवताओं। हाँ, तो Q1 की इसी पॉइंट से डिस्टेंस में मान लेता हूं R13 लिख देता हूं। क्यों R13 लिखा, चार्ज ये 1 था, ये वाला 3 में था, इसलिए मैंने 13 लिख दिया। ये चार्ज Q2 है, ये Q3 है, तो ये वाले डिस्टेंस मेरे हिसाब से मैं 23 लिख देता हूं, तो मेरे लिए याद रखने में थोड़ा सा क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना हो जाएगा, K Q1 डिवाइडेड बाय R13 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, Q2 के कारण कितना पोटेंशियल होगा भैया, बताओ भैया, इतना ही होगा क्या। तो ये वाली जो वैल्यू आप देखेंगे W3 की, वो होगी क्या, K Q1 डिवाइडेड बाय R13, K Q1 Q3 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ये वर्क डन हुआ तीसरे चार्ज को लाने में, और तीनों चार्जेस को लाने में जितना वर्क डन होगा वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। पता चले आप इसी को पोटेंशियल एनर्जी मान ले, नहीं बच्चों, ये तो सिर्फ वर्क डन है, कौन से चार्ज को लाने में, तीसरे चार्ज को लाने में।
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो सभी चार्जेस को लाने में जो वर्क डन होता है ना वो होती है। तो टोटल वर्क डन मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3, ये टोटल वर्क डन ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, लास्ट वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वाले इक्वेशन को क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। डन हुआ। चलिए, तो अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि पूरे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब मेरे को तो याद रह गया है, उम्मीद करता हूं आपको भी ये चीज याद रह जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता चला ना बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कैलकुलेट कैसे किया है, क्यूवी का फॉर्मेट बना करके कैलकुलेट किया। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग all the charges into system। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ भैया, टोटल वर्क डन इज W1 प्लस W2 प्लस W3 and that work done is potential energy of system of charges। ठीक है, वही पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, W1 0 था बच्चों, W2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, W3 K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। इस जीरो को हटा दो तो भी कोई इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं, ऐड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं। ये पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों 3 चार्ज सिस्टम की, जिसमें 3 चार्ज है Q1 Q2 और Q3। पता चला? चलिए अब इसको थोड़ा सा गौर करते हैं। जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो रही है तो कभी Q1 Q1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब वो टर्म है ही नहीं जिसमें Q1 Q1 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, या Q2 Q2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, या Q3 Q3 से मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसी कोई टर्म नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। और 3 चार्ज सिस्टम के लिए इसमें टोटल 3 टर्म्स है। अगर ये 4 चार्ज सिस्टम हो जाता तो क्या करते, एक और स्टेप आगे की ओर लेकर के जाते। 3 चार्ज आ चुके, चौथे चार्ज को और सिस्टम में लेकर के आते, फिर वर्क डन देखते तो वो W4 होता और फिर वो W4 भी ऐड होता। ठीक है, चलो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता, एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। अब ये ट्रिक समझिए, डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, अब ये ट्रिक समझिए। यहां पर चार्ज मान लीजिए Q1, ये Q2, ये Q3 और इस तरफ Q4। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा जिसमें 4 चार्जेस हो, है ना। या तो पूरा डेरिवेशन में वापस से करो, अदरवाइज याद रखने का तरीका समझिएगा। तो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी, कॉम्बिनेशन बनाओ। कॉम्बिनेशन किसका, पहले Q1 और Q2 का, फिर Q1 का Q3 के साथ में, फिर Q1 का Q4 के साथ में। ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट, Q1 के सारे कंप्लीट। अब Q2 के चलो, Q2 का Q3 के साथ में और Q2 का Q4 के साथ में। Q2 के कॉम्बिनेशन कंप्लीट, Q3 का कॉम्बिनेशन देखो Q4 के साथ में। Q4 का आगे कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। ठीक है, इन सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ लिखो। तो हमने बोला Q1 का Q2 के साथ में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, डन। प्लस Q1 का Q3 के साथ में K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, फिर Q1 का Q4 के साथ में K Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14, डन हुआ ही। चलिए आगे चलो, प्लस अब Q2 के देखेंगे, Q2 का Q3 के साथ में K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, Q2 का Q4 के साथ में K Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24, Q2 के दोनों कंप्लीट हो गए। अब Q3 का देखो, Q3 का Q4 के साथ में K
Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34। पता चल रहा है ना ये नीचे कैसे टर्मिनोलॉजी आ रही है, ये पता चल रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी है 4 चार्जेस के लिए। हाँ, पता चला। एक टर्म एक बार ही आएगी, है ना। मैंने अगर Q1 Q2 लिखा है तो मैंने ऐसी कोई टर्म नहीं लिखी जिसमें Q2 इंटू Q1 है, ऐसी कोई टर्म नहीं है। एक टर्म सिंगल टाइम ही आएगी, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, पता चला। ये कितने चार्जेस के लिए बच्चों? 4 चार्जेस के लिए। कितने के लिए? 4 चार्जेस के लिए। डन? ओके, चलो इतना डन है। हाँ, अब देखो आगे चलते हैं। ये डन हुआ। अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए व्हाट विल बी द फॉर्मूला, हालांकि ये चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर आ जाए, है ना, क्योंकि सीबीएसई आपका कॉमन सेंस भी यूज करवाती है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज सिस्टम। एन चार्ज सिस्टम के लिए क्या होगा? नोट लगा करके काम कीजिएगा, नोट लगा करके काम कीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एन चार्ज सिस्टम, एन चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये वाला टास्क है, इसके बाद में ये वाला टास्क है। क्या पता होगा वो समझिएगा। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ रहा हूं तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि आ ही रहा है, फिर 2Q आने चाहिए तो 2Q लिखे, फिर डिवाइडेड बाय क्या चलना चाहिए? R चलना चाहिए। क्या खास बात है? अगर ये 1 2 है तो नीचे भी 1 2 है, ये 1 3 है तो नीचे भी 1 3 है, ये 2 3 है तो नीचे भी 2 3 है। इसका मतलब अगर मैं एक को I लिखूं तो दूसरे को क्या लिखूं? J लिखूं, तो नीचे आएगा I इंटू क्या बच्चों? J। फिर थोड़ा समझिएगा, I की रामायण और J की रामायण कैसी चल रही है? I की वैल्यू 1 से चालू होगी, ठीक है, और n सिस्टम है तो कहां तक जा सकती है? n तक जा सकती है। ऐसे ही J की वैल्यू भी किससे चालू होगी? 1 से। कहां तक जा सकती है? n तक। लेकिन खास बात क्या है? अगर ये 1 है तो ये 1 नहीं हो सकता, ये 2 3 4 5 कुछ भी होगा लेकिन 1 नहीं होगा। इसका मतलब I और J की वैल्यू कभी भी सेम नहीं है। नीचे देखो कोई भी वैल्यू सेम है क्या? नहीं है। I और J कभी भी सेम नहीं। इसका मतलब I शुड नॉट बी इक्वल्स टू J, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक, फिर इस फॉर्मूले में आगे लगता है 1/2। बहुत सारे बच्चे इस 1/2 में कंफ्यूज होते हैं कि भगवान ये 1/2 कहां से आ गया यार, इतना ही तो फॉर्मूला था, इनमें तो 1/2 नहीं लग रहा, यहाँ पर 1/2 कहां से आ गया। ये समझने लायक बात है यार, समझने लायक बात। समझिए, 3 चार्ज सिस्टम की बात करता हूँ। 3 चार्ज सिस्टम के अंदर ये लोग बताया ना, ये 3 चार्ज सिस्टम का फॉर्मूला था। 3 चार्ज सिस्टम में कितने टर्म्स बने? 3। 4 चार्ज सिस्टम में कितने बने? 6 बने। 3 चार्ज सिस्टम को सॉल्व करवाता हूँ। 3 चार्ज सिस्टम के लिए n का वैल्यू कितना बच्चों? 3। ठीक है, तो समझना, जब I का वैल्यू 1 था तो J के कितने पॉसिबल टर्म हो सकते हैं? तो J का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, 2 और 3 ही हो सकता है। ठीक है, जब I का वैल्यू 2 था तो J की कितनी पॉसिबल टर्म हो सकती है? J की पॉसिबल टर्म हो सकती है या तो 1 या फिर 3। अरे ये जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? I और J सेम नहीं हो सकते, ये बात ध्यान में रखना। तो अगर I 2 है तो J कैन नॉट बी 2, और अगर I 3 है तो J 3 नहीं हो सकता, 1 और 2 जरूर हो सकता है। ठीक है, टर्म को सॉल्व कीजिए, I और J से टर्म को सॉल्व कीजिए। जब मैं इन दोनों से रिलेशन देखता हूं तो मेरे पास में मिलता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। ये इससे मिलता, समझ रहे हो, 1 2 का कॉम्बिनेशन और 1 3 का कॉम्बिनेशन। इससे बनता 2 1 और 2 3 का। इससे बनता K Q2 Q1 डिवाइडेड बाय R21 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ठीक है, इस वाले से देखो 3 1 का और 3 2 का, K Q3 Q1 डिवाइडेड बाय R31 प्लस K Q3 Q2 डिवाइडेड बाय R32। गौर कीजिएगा,
R12 लिखो चाहे R21 लिखो, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, है ना। हम यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं, हम तो डिस्टेंस ही देख रहे हैं, डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है। चाहे Q1 Q2 लिखो चाहे Q2 Q1 लिखो, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, मल्टीप्लाई में चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये सिंगल टाइम ही आएगी। अगर मैं इस फॉर्मूला के साथ में काम करता हूं ना, सिर्फ इतने फॉर्मूला के साथ में, तो मेरे पास में एक टर्म 2 बार आ रही है, ये 2 बार आई। 1 3 वाली टर्म यहां पर भी है, 1 3 वाली टर्म यहां पर है, ये भी 2 बार आ गई। 2 3 वाली टर्म यहां पर भी है, 2 3 वाली टर्म यहां पर भी है, ये भी 2 बार आ गई। जबकि मेरे वाले फॉर्मूला में 3 चार्ज सिस्टम के लिए सिर्फ 3 टर्म है, यहां पे बन गई कितनी टर्म, 6 टर्म। आधी करने के लिए क्या करूं, 6 में 2 का डिवाइड लगाऊं। ये जो 2 आ रही है ना टर्म, ये एक बार ही लिखूं। ये जो 2 आ रही है ना टर्म, आ गया रे, ये एक बार ही लिखूं। ये जो 2 आ रही है इन्हें एक बार ही लिखूं। वो तभी पॉसिबल है जब मैं 2 का डिवाइड लगाऊं। पता चला, पता चला। तो इस कारण ये काम किया जाता है। डन, एकदम। चलिए, ओके, तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, चलो काम करना चालू करते हैं। ये डन हुआ। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2.4, उसको डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है यार। ओके, देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक न्यूमेरिकल दिखाई देगा, दैट न्यूमेरिकल इज 2.4 और न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। देखिए क्या बोल रहा है, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, कॉर्नर्स पे जो है चार्जेस रखे हुए हैं, और अगर मैं डायग्राम को देख पा रहा हूं तो 2 चार्जेस ए और सी वाले तो प्लस के हैं और बी और डी वाले माइनस के हैं, ठीक है। ए बी सी डी ऑफ साइड डी, और देखो साइड जो है वो डी दे रखी है, ए नहीं दे रखी है, साइड को डी लिखा है इस बार इसने, ठीक है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, मतलब इन चारों चार्जेस को यहां तक लाने में कितना वर्क डन होगा। भैया चार्जेस को इस अरेंजमेंट में लाने में जो वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं पूछा है ना, कि डायरेक्ट बोल दिया कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, उसने बोला है कैलकुलेट द वर्क डन, और हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो 4.4 सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है ना, पता चला। तो पहले वाले पार्ट को एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल फेज देखो, इनिशियल फेज क्या है, ऐसे चार्जेस हैं, बुक लेकर के बैठोगे ना बच्चों तो और भी बढ़िया होगा, बुक लेकर के बैठो आप, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये चार्ज ए, ये चार्ज बी, इधर सी पॉइंट है, इधर डी पॉइंट है, ये प्लस का क्यू था, ये भी प्लस का क्यू था, ये माइनस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, ठीक है। और इन चारों चार्जेस को यहां तक लाने में, इस अरेंजमेंट तक लाने में जितना वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए तो यही है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर द चार्जेस, ठीक है। अब इसकी साइड डी दे रखी, अगर ये साइड डी है तो मेरे हिसाब से ये सभी डी हो जाएंगे, है ना। फिर ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। ये क्या है भैया, AC, AC वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, √2d होगा क्या, पाइथागोरस लॉ से d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट। अरे बताओ भाई, हाइपोटेनस तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से BD भी तो क्या है, सेम है, √2d आएगा। डन हुआ। और साइड्स मेरे को पता है, ये दो ही साइड अननोन थे। देखो 4 चार्ज सिस्टम के लिए इस वाले चार्ज को, ए वाले को मानिएगा Q1, बी वाले को मानिएगा Q2, इसको मानिएगा Q3 और इसको मानिएगा Q4। मैं यहां लिख देता हूं, Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू माइनस Q,
Q3 is equals to again Q and Q4 is equals to minus Q। ठीक है, ये बात तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैसे फॉर्मूला लिखा भी था, तो वर्क डन ही कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं W ही लिख रहा हूं, U नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए यही पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्या होगी भैया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, कॉम्बिनेशन बना करके देखिएगा, प्लस K Q1 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, Q1 के कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, 1 का 2 के साथ में, 1 का 3 के साथ में और 1 का 4 के साथ में। बताओ भाई, यही तो हो सकता है मैक्सिमम। तो 1 के सारे कॉम्बिनेशन कंप्लीट। अब 2 के कॉम्बिनेशन देखो, के 2 का कॉम्बिनेशन होगा 3 के साथ में, जस्ट आगे वाले के साथ में, फिर 2 का कॉम्बिनेशन होगा 4 वाले के साथ में, 2 4। ठीक है, फिर 2 के कंप्लीट। अब 3 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3 का तो जस्ट आगे 4 के साथ में ही हो सकता है, सिंगल कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे R12 R13 क्या होंगी, गौर कीजिए, R12 1 और 2, 1 और 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R12 कितना D, R23 वो भी D, R34 R34 वो भी कितना है, D। R14 या फिर R41, बातें की है, R14, ये सारे के सारे D, ये सारे के सारे D है। फिर R13 दिखाई दे रहा है, R13 और R24, R13 और R24 ये कितने हैं, √2D है। ठीक है, 6 डिस्टेंसेस पता चल गए आपको, डेटा पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया है। अगर ये चीज पता चल गई है तो काम आसानी से हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करते हैं कि Q1 का वैल्यू प्लस का Q है बच्चों, और Q2 का वैल्यू माइनस का Q है, डिवाइडेड बाय R12 की वैल्यू D, प्लस के Q1 Q1 तो प्लस का Q ही है, Q3 देखिए Q3 भी प्लस के ही है, डिवाइडेड बाय R13 है √2D, ठीक है, प्लस के Q1 एंड Q4 एक प्लस का है और एक माइनस का है, डिवाइडेड बाय R14 ऊपर दिखाई दे रहा है D। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि Q2 एंड Q3 एक माइनस का है एक प्लस का है, माइनस Q एंड प्लस Q, डिवाइडेड बाय 2 3 का है, 2 3 यहीं पे, 2 3 का वैल्यू कितना बच्चों, D, प्लस के साथ में ना, प्लस के Q2 देखो भैया, Q2 एंड Q4 दोनों नेगेटिव है बच्चों, माइनस Q एंड माइनस Q, डिवाइडेड बाय 2 4 √2D, प्लस 3 4 वाला के Q3 ये रहा एंड Q4 ये रहा, इन दोनों का एक प्लस का और एक माइनस का, डिवाइडेड बाय 3 4 दिखाई दे रहा है, क्या D ही है, डन। चलिए गौर कीजिएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 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 ये सारी क्वांटिटी सेम दिखाई दे रही, सॉरी ये और ये सेम आएगा क्या, माइनस का Q² डिवाइडेड बाय D, और वो भी कितने टाइम, 1 2 3 4, तो सॉल्व करूंगा तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, माइनस Q² डिवाइडेड बाय D से। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, बताओ, पता चला। चलिए आगे देखो, ये दोनों टर्म सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, तो ये Q² डिवाइडेड बाय √2D और ये भी Q² डिवाइडेड बाय √2D। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ये 2 बार आया तो ये 2K
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2d। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आप, इसे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी को कॉमन लिया जा सकता है। बताओ लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता? फिर यहाँ पर है माइनस का 4 और यहाँ पर है प्लस का √2। कोई दिक्कत है क्या देवताओं? सॉल्व हुआ नहीं हुआ? सॉल्व हो रहा है। तो चीजें बहुत सिंपल है, आप ही कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, लेकिन ये है बहुत सिंपल। ठीक है, तो उतार लीजिए, दैट इज द वर्क डन एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, चलो बुक में बहुत बड़ा आंसर दे रखा है, वो डेरिवेशन कर रहे हैं। अभी अपन ने डेरिवेशन तो पहले देख लिया, ठीक है, तो बार बार उसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेरिवेशन नहीं करना है अपन को, है ना। एक सॉल्यूशन करने का तरीका थोड़ा सा देखिएगा, मेरा अलग है, बुक का थोड़ा सा आंसर क्या है, अलग है। ठीक है, बुक किस तरीके से काम कर रही है, ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी को कॉमन तो ले रहे हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे उनका सॉल्व करने का मेथड चेंज हो गया है। नहीं लिखा तो यही है, उतना ही आ रहा है, मैंने ये थोड़ा सा गौर करने में दिक्कत किया, लिखा हुई है ना, बस वो माइनस को और बाहर ले रहे हैं, मैंने माइनस को इसी के साथ में रहने दिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट देखो, इसका क्या पार्ट है, बी देखिए, a charge q naught is brought to the center e of the square। देखो ये जो सेंटर है ना, इस वाले पॉइंट को इन्होंने e लिख रखा है डायग्राम के अंदर, अगर आप बुक लेकर के बैठे हैं तो, मैंने तो क्वेश्चन हटा दिया है, मैं पढ़ रहा हूं सर। ठीक है, एक चार्ज q नॉट लेकर के आ रहे हो आप इस सेंटर तक। ठीक है, a charge q naught is brought to the center e of the square, the four charges being held fixed at its corner। ये चार्जेस अभी भी अपनी जगह पर ही हैं, बस आप q नॉट को और लेकर के आ रहे हो। How much extra work is needed to do this? हाँ भैया, इस Q नॉट चार्ज को यहां तक लाने में कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। पहली बात तो समझिए, इस Q नॉट चार्ज को यहां तक लाने में वर्क डन कितना होगा, ये समझने लायक बात है। भैया Q नॉट को लेकर के आ रहे हो ना, तो बोलेंगे इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो भैया जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हो वो क्यू नॉट, और जिस पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो मैं क्यू नॉट को ई पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को वर्क डन मिल जाएगा। यही तो है, इतनी देर से यही तो कॉन्सेप्ट करते हुए आ रहे हैं। जिस चार्ज को मूव कर रहे थे वो चार्ज, और पी पॉइंट पे लेकर के आ रहे थे, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल, ये वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी था, याद है। हमें बस ये पूछ रहा है कि इस क्यू नॉट को यहां तक लाने में कितना वर्क डन होगा, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए ई पॉइंट पे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वर्क डन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे करें, तो सबसे पहले ई पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। डन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले तो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करवाई थी, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद में अपन हमारा टास्क है ई पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना। किसके लिए? बी पार्ट के लिए। कौन से पार्ट के लिए बच्चों, भूल मत जाना रे देव, तो है सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है इजी, है इजी। चलिए, तो अपन ने बोला, अपन ने क्या क्वेश्चन ही करवा रहा है अपन से, हम बोल रहे हैं बी पार्ट के लिए पोटेंशियल एट ई कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एट सेंटर ई, और किसी भी स्क्वायर के सेंटर पर, ये अपन सॉल्व कर चुके हैं बच्चों, स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है वो समझिएगा। तो हमने लिखा पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर के डिवाइडेड बाय व्हाट, डिस्टेंस r, और सभी चार्जेस का प्लस होना चाहिए। कितने चार्ज होंगे स्क्वायर के कॉर्नर पर? 4 चार्ज होंगे। ठीक है, r कौन सा, ये यहां से लेकर यहां तक का, जिस r की वैल्यू यहां पर होती है √2a, a की जगह d लिखूंगा मैं, सॉरी गलत लिख गया, d डिवाइडेड बाय √2 आएगा, है ना।
ये मैंने बताया था, लास्ट वाला वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से अपन ने स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा, हालांकि इसकी नौबत नहीं आएगी। अब गौर कीजिएगा, E पे पोटेंशियल कितना होगा, K डिवाइडेड बाय R को तो मैं अभी ऐसे रहने दे रहा हूँ, Q1 दैट इज Q, Q2 माइनस Q, Q3 प्लस का Q एंड Q4 माइनस का Q, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, टोटल चार्ज जीरो। अगर चार्ज जीरो तो पोटेंशियल एट E इज इक्वल्स टू जीरो, और अगर पोटेंशियल जीरो है सो द वर्क डन, in bringing Q naught charge at E पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन होगा, तो हमने लिखा एक्स्ट्रा वर्क डन, W इज इक्वल्स टू जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हो वो, और जिस पॉइंट पे लेकर के आ रहे हो उसका पोटेंशियल। जिस चार्ज को लेकर के आ रहे थे वो तो Q नॉट ही था, और जिस पॉइंट पे लेकर के आ रहे थे वहां रिजल्टेंट पोटेंशियल जीरो है, इज इक्वल्स टू जीरो। देयर इज नो एक्स्ट्रा वर्क डन, है ना, और वी डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा वर्क इन ब्रिंगिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट। बात समझ में आ रही है? इस Q नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना वर्क डन पहले होना था चारों चार्ज को लाने में उतना हो चुका है, और किसी चार्ज को सेंटर पे लाओगे तो कोई वर्क डन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे Q नॉट बोल रहा है, अगला Q5 बोल तो सकता था, है ना, कि Q5 चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन होगा, Q5 को मल्टीप्लाई करवाते VE से, VE का वैल्यू जीरो, तो फिर भैया टोटल पोटेंशियल भी जीरो, ठीक है, टोटल वर्क डन भी जीरो। डन हुआ, ये क्लियर हुआ? चलिए, आज मेरे हिसाब से इतना ही। ये वीडियो लेंथ जो है वो 1 आवर तक जा चुका है, देख लेते हैं इस चीज को। ओके, इट इज 1 आवर, तो अपन इसको यही कंप्लीट करते हैं। लास्ट टाइम भी मेरे को दिक्कत हुआ था प्रोसेस करने के अंदर, ये उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, वो जो एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी था वो डिस्कस कर लेंगे, जो एग्जाम्पल रिमेनिंग है उससे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।